आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ में म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले। तो यहाँ पे ट्राइडेंट में क्या वैसी ही फिर से तेजी आने वाली है जैसे पिछले 2 साल में इसने दी है, यानी छोटा सा जो पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस 2-3 रुपीज़ के आसपास थी वो 70 तक चला गया था। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक तरह से ये हीरो साबित हुआ 2 साल में। छोटा सा जो पेनी स्टॉक था वो कंपनी मिड कैप बन गई है। तो क्या आने वाले समय में ये कंपनी क्या लार्ज कैप बनेगी या फिर से स्मॉल कैप बन जाएगी? तो बहुत सारी बातें जिस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड 5G आने वाली है। क्या एचएफसीएल लिमिटेड आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एक समय इसकी प्राइस 2000 से भी ऊपर थी। तो क्या फिर से वैसा समय आएगा? क्या स्टॉक फिर से उस लेवल तक जा सकता है? जिस तरह से कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, इनके बिजनेस पार्टनर में बड़े बड़े नाम है जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, तो क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक बड़ा कमाल कर सकता है? और यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। तो इन सारे के सारे अपडेट को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे बाय की कॉल भी निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। बहुत ही मजबूत कंपनी है और अपने सेक्टर में एक बड़ा नाम है। और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देने जा रही है और बहुत ही पुरानी फार्मा सेक्टर की कंपनी है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे चुकी है, लगातार अच्छा डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो एक एक करके ये 4 स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक फ्राइडे के दिन 36.20 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे आपको 0.28% की तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे दबाव बना था, इसके पीछे वजह यह थी कि जो प्रमोटर है राजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया, उनके ऊपर यहाँ पे कुछ सवाल उठाए गए कि उन्होंने कंपनी से बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज उठाया, यानी जो उन्होंने प्रीमियम कमीशन उठाया अपने प्रमोटर होने के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने जो सालाना लिया फाइनेंशियल क्वार्टर 22 में वो 57.6 करोड़ रुपीज़ का है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है। टोटल जो बोर्ड मेंबर है उन्होंने जितना पैसा उठा उसका 95% अकेले प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता ने उठाया और फिलहाल वो एमडी की पोस्ट पे नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे। तो कहना है कि जितने दूसरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसका 51% अकेले इन्होंने जो है अपना पैसा लिया है कंपनी से। तो ये बहुत ज़्यादा है और इतना पैसा नहीं लेना चाहिए था। तो ऐसा जो है इनकी जो एडवाइजरी फर्म है उन्होंने एक ब्लेम लगाया और साथ में जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही है 23 जुलाई की, उसमें कहा है कि इस रिजोल्यूशन के खिलाफ आप, प्रस्ताव के खिलाफ आप वोट करें, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने पैसे जो लिए वो बहुत ज़्यादा लग रहे। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो इसके डायरेक्टर है दीपक नंदा, उनको भी सैलरी मात्र 1.92 करोड़ रुपीज़ की ही दी जा रही है। तो फिर राजेंद्र गुप्ता इतने पैसे क्यों लेंगे? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल उठ के आ रहा है, राजेंद्र गुप्ता ने ही कंपनी को खड़ा किया, छोटे से कंपनी को बड़ा बनाया और कंपनी के प्रति उनकी आप लगन देख सकते हो। कंपनी को लगातार बहुत मेहनत दे रहे, बहुत अपना समय दे रहे और कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। लगातार बहुत सारा अचीवमेंट कंपनी कर रही है। तो उनका हक बनता है कि वो कंपनी से अपनी मेहनत के बदले में पैसा ले। वो मांग के पैसे ले रहे, कोई चोरी छुप के नहीं ले रहे, क्लियरली सामने। और ये जो ले रहे मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी प्रमोटर अपनी मेहनत के पैसे तो लेगा ही और वो कंपनी के मालिक है, उन्होंने कंपनी को खड़ा किया। ये बात अलग है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है इसलिए यहाँ पे जवाबदेही होती है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं और ये कोई गलत बात नहीं है। आने वाले समय में यहाँ पे आपको इस खबर से कोई निगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में बड़ी तेजी आती हुई दिखा देगी। और ये जो इस बार जो पैसे ज़्यादा लेने के पीछे वजह भी यही है कि इस बार कंपनी ने रिवेन्यू और प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल भी दिखाया और इसी वजह से ये कमीशन बनाए वो ज़्यादा बनाए। तो ओवरऑल ये इन्होंने अपने कमीशन लिया है जो बिल्कुल इसमें कोई गैरवाजिब है ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी आ गए, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे बड़े बड़े इंडिया के म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ट्राइडेंट में वाकई में बहुत शानदार तेजी आ रही है। किसी स्टॉक के अंदर बड़े म्यूचुअल फंड अगर निवेश करें तो ये आँख बंद करके आप भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कोटक इक्विटी अल्फा 50 ETF ने यहाँ पे 3.05 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 5.28% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.64 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.31% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया ETF ने 1.48 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने 1.22 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.31% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.37 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है।
मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.36 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.40% की होल्डिंग ली है। फिर मिरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.22 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.31% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.19 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.30% की होल्डिंग ली है। मिरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने 0.18 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.28% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.16 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.31% की होल्डिंग ली। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में दाव लगा रहे, तो आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भले ही इस बार रिजल्ट में कुछ कमी दिखाई देगी, इसके पीछे वजह यह है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की घड़ी ये थी कि एक तो उनका जो एक्सपोर्ट का कारोबार ठंडा पड़ गया था और कारोबार में थोड़ी सी कमी आने के पीछे वजह यह थी कि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी रॉ कॉटन की प्राइस बढ़ने की वजह से, तो उसमें थोड़ा सा दबाव दिखाई देगा। लेकिन उनका दूसरा भी कारोबार है जैसे कि केमिकल का और पेपर बिजनेस, तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है। तो ओवरऑल रिजल्ट में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी बहुत मजबूत है और आने वाले समय ये कंपनी और कमाल करेगी। ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, ये आपको मालामाल कर देगा। चलते हम HFCL लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिर 67.10 पर है, जहाँ पे 5.34% की फ्राइडे को तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार रिकमेंड किया, 100 तक जाके आए, लोगों को इसने मालामाल कर दिया। आप देख सकते हो कि 27 मार्च 2020 को ये स्टॉक मात्र 9 रुपीज़ पे आ गया था और ये स्टॉक उस समय जब कोविड की लहर आई थी ये 9 तक गया था, लेकिन उसके बाद में ये 100 तक भी जाके आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। अब रिसेंटली भी ये लो में ये करीब 50 के पास जाके आ चुका है। 22 जून को अगर आप देखें तो ये 50 के आसपास जाके आने 53 की इसकी लो थी, अब वहाँ से 67 तक चला गया और मैंने ये आपको लगातार खरीदने की सलाह दी हुई है क्योंकि ये कंपनी बहुत मजबूत है। HFCL का फ़ायदा तभी शुरू हो जाएगा जब ये 5G लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि 5G के लिए ये इक्विपमेंट बना रही है इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, साथ में बहुत सारे बिजनेस टाइप कर चुके, फाइबर केबल बिछाने का कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे रिलायंस की भी 5% की स्टेक है और रिलायंस जियो के लिए सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम कंपनी करती है। दूसरी तरफ इन्होंने विप्रो के साथ एक बिजनेस टाइप किया जिसके माध्यम से 5G के लिए बहुत सारी सर्विस देने वाली कंपनी। तो आप समझ सकते हो कि गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है HFCL का, इसलिए यहाँ पे बाय की कॉल भी निकल के आ रही है वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से। उनका कहना है कि आपको यहाँ पे करंट प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने 86 का इसका टारगेट दिया है। कंपनी का आउटलुक उनको काफ़ी बुलिश लग रहा है और उनका कहना है कि जिस तरह से 5G के लिए कंपनी ने कमर कसी है, आने वाले समय ये वाकई में स्टॉक बहुत मजबूत हो जाने वाला है। कंपनी का यूरोप और US में भी बड़ा मार्केट है और साथ में अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर के लिए भी बहुत सारी इक्विपमेंट बना के देती है कंपनी। और जिस तरह से सरकार ने अब निर्णय लिया है कि रसिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से कि मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे वेपन बनाए जाएंगे, तो इसका फ़ायदा भी मिल सकता है HFCL को, वहाँ से भी इनको काम मिल जाएगा। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इस सेक्टर में तो कंपनी मजबूत है ही। तो ये HFCL जो आने वाले समय आपको फिर से शानदार रिटर्न दे सकता है। इसकी प्राइस एक समय 2000 के आसपास थी, हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से 1000 को भी क्रॉस कर जाए। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी इसमें निवेश किया हुआ है। आप देख सकते हो कि लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास आ चुके 30 जून के, जहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप ने यहाँ पे 42.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.49% की होल्डिंग ली है। क्वांट एक्टिव डायरेक्ट ने 28.1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.22% की होल्डिंग ली है। फिर क्वांट टैक्स प्लान ने 21.63 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.5% की होल्डिंग ली है। क्वांट वैल्यू फंड ने 16.04 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 3.76% की होल्डिंग ली है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 8.92 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.65% की होल्डिंग ली है। फिर आप देख सकते हो क्वांट मल्टी एसेट ने 8.62 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.79% की होल्डिंग ली है। और क्वांट एब्सोल्यूट डायरेक्ट ने 7.25 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.60% की होल्डिंग ली है। और क्वांट ESG क्वांट इक्विटी ने 2.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.5% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने 1.88 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.65% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.65% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो कि इस बार काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है और क्वांट के भी काफ़ी म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें एंट्री की हुई है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब लोग 5G की वजह से यहाँ पे निवेश करने की कोशिश करें और ऐसे में आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। स्टॉक आने वाले समय वाकई में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, एक तरह से आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। अब अगर आपको बोनस लेना तो आपको हार्डविन इंडिया लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। कंपनी की प्राइस फिलहाल 253 के आसपास है, जहाँ 5% का लोअर सर्किट लगा फ्राइडे के दिन। यहाँ पे हार्डविन की बात करें तो ये कंपनी हार्डवेयर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करती है और ग्लास फिटिंग का भी कामकाज करती है। कंपनी आप देखते हो डोर लॉक वगैरह बनाती है, फर्नीचर के हर प्रोडक्ट बनाती है कंपनी और एक बड़ा नाम है। और इस वजह से आप देख सकते हो कि कंपनी का किचन से लेकर बाथरूम फिटिंग का भी कामकाज है और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीप्लेयर हो सकता है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए। अगर हम इसके Q4 के रिजल्ट को डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल कर आए थे। रेवेन्यू 33.16 करोड़ रुपये का था, जहाँ पे 24.10% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 1.66 करोड़ रुपये की, जहाँ पे
की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 1.63 रहा, जहाँ पे 1353% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.01% रहा, जहाँ पे 1102% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे आंकड़े बहुत ही शानदार है। अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। कंपनी आपको 1:2 के रेशियो में बोनस देगी। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 13/6/2022। इसकी एक्स बोनस डेट है, आप देखो तो 25/7/2022 और रिकॉर्ड डेट है 26/7/2022। तो 25 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ गए तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। और लगातार कंपनी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़े, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब अगर आपको डिविडेंड लेना तो आपको डिविज लेबोरेटरीज में निवेश करना चाहिए। इसकी प्राइस फिलहाल 3729 के आसपास है, जहाँ पे 0.10% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। बहुत ही मजबूत कंपनी है और जब से कोरोना काल आया तब से लेबोरेटरीज का कामकाज बढ़ गया है और इस सेक्टर के शेयर सब रॉकेट गति से आगे जा रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 11 अगस्त यानी 2017 यानी 5 साल पहले ये मात्र 627 के आसपास स्टॉक था। वहाँ से दौड़ते हुए 5372 तक चला गया, यानी 5,500 के आसपास गया है 14 अक्टूबर 2021 को। बहुत ही जबरदस्त इसने रिटर्न दिया और अभी फिलहाल ये 3700 के आसपास मिल रहा है, एंट्री की जा सकती है। इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है। रिवेन्यू 2.52 को भी निकल कर आया, जहाँ पे 40.83% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 894.64 करोड़ रुपये की रही है, जहाँ पे 78.21% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 35.52% रहा, जहाँ पे 26.54% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट पेश किया Q4 का और इस बार Q1 शानदार हो सकता है। कंपनी अब आपको डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी आपको 1500% का शानदार डिविडेंड देगी, यानी पर शेयर आपको 30 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट थी 23/5/2022 और इसकी एक्स डेट है 11/8/2022। तो 11/8 के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो, आपके डिविडेंड अकाउंट में आ जाते हो तो बिल्कुल आपको डिविडेंड मिलेगा। और लगातार कंपनी डिविडेंड देती है, बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक काफ़ी मजबूत है, आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार और रिटर्न दे सकता है। तो ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में ये होने चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।